नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और लगातार मेहनत और परिश्रम आपका जारी होगा। उसी क्रम में आपके लिए आज और एक नई वीडियो में देने जा रहा हूं और ये टॉपिक उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के विषय में मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि थ्योरी में बच्चे कई बार गलत करते हैं, इस वजह से आप इसी हिसाब से बना लेना, चाहे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बने, सिर्फ आपको समझना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जो बांटा गया है, भौतिक विभाजन किया गया है ना। भौतिक विभाजन किया गया है उत्तर प्रदेश का, जैसे भारत का भी भौतिक विभाजन है ना। जैसे कितने हिस्से पे भारत के में पठार हैं, कितने पे पहाड़ हैं, कितने पे मैदान हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन है। तो उत्तर प्रदेश का एक उत्तरी हिस्सा है और एक मध्य वाला है बीच का, और एक दक्षिणी हिस्सा है। तीन हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है भौतिक विभाजन में। अगर प्रश्न आ जाए कभी, जो कि आ चुका है कई एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है भौतिक विभाजन। ठीक है, पहला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, पहला जो विभाजन है वो उत्तर वाला है ना, उत्तरी हिस्सा है। इस हिस्से को कहा जाता है तराई का क्षेत्र या फिर भावर का क्षेत्र। भावर का क्षेत्र कंकड़ीला क्षेत्र होता है, छोटे मोटे बहुत सारे पत्थर या कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। इसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाता है। तो ऊपर वाले हिस्से को भावर का मैदान कहते हैं और तराई का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बीच में, ऊपर से नीचे आते हैं मध्य वाले क्षेत्र में। तो मध्य के क्षेत्र को गंगा और यमुना का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि गंगा और यमुना बह रही हैं उस हिस्से में, और बहुत सारी नदियां भी बह रही हैं, सहायक नदियां, जिसमें जैसे घाघरा है, गोमती है ना, और शारदा है। इन नदियों के विषय में बात करेंगे तो ये भी बह रही गंगा की सहायक नदियां हैं सभी, यमुना है। और पूर्वी हिस्से में गंडक नदी बहती है, राप्ती नदी बहती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, जो कि गोरखपुर वाले हिस्से में बहती है। इसके बाद दक्षिणी हिस्से में आएंगे तो बुंदेलखंड का पठार है उत्तर प्रदेश में। तो मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आप लिखते जाना मेरे साथ। ये वाला प्रश्न कभी आप गलत नहीं करोगे आज के बाद, इस क्लास को पढ़ने के बाद अच्छे से देख लीजिएगा और इसी हिसाब से मानचित्र थोड़ा सा बना लेना। अब ये मैंने बनाया आपके सामने उत्तर प्रदेश का ये पूरा मानचित्र। ठीक है, ये हमारा उत्तर का हिस्सा है ऊपर वाला, ये हमारा बीच वाला हिस्सा है, मध्य का क्षेत्र बोलेंगे इसको। जो मध्य वाला है ये वाला मध्य का, ये उत्तर वाला, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये दक्षिणी हिस्सा है भाई साहब। ठीक है जी, तो ये दक्षिण का हिस्सा है, एक हिस्सा है हमारा दक्षिण वाला, एक हिस्सा है हमारा मध्य का, और एक हिस्सा है हमारा उत्तर का। तो कुल 3 प्रकार से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। अब इस भौतिक विभाजन से प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बनते हैं उससे ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा मानचित्र के माध्यम से और क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो देखो कुछ पहले पॉइंट लिख लेना। जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन है हमारा, भौतिक विभाजन है। तो भौतिक विभाजन में उत्तर प्रदेश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 3। ये लिख लेना, थोड़ी सी थ्योरी भी जरूरी है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो पहला ही क्षेत्र का नाम है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला है साहब हमारा सहारनपुर से, ये सहारनपुर आपको दिख रहा होगा, सहारनपुर से लगा करके हमें ऐसे चलेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपरी वाले जिलों में तो महाराजगंज और कुशीनगर तक पहुंचेंगे। तो इसको उत्तर पर्वतीय क्षेत्र नंबर 1, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र लिख लेना। दूसरा है हमारा मध्य गंगा का मैदान या मध्य का मैदान, दूसरे नंबर पर जो बांटा गया है। तीसरा है हमारा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन सा है हमारा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पहला है हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, सहारनपुर से इस तरीके से ये पट्टी है ऊपर की पतली सी, और महाराजगंज जिला पड़ता है, कुशीनगर पड़ता है पूर्वी क्षेत्र में, यहां तक उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरा मध्य का क्षेत्र। अब ये बीच वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हमारा मध्य का, इसे गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं हम, क्योंकि गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। भारत के अलावा उत्तर प्रदेश की भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबाई में यूपी में बहती है गंगा जी, और उसकी सहायक नदी कौन सी है, यमुना सबसे बड़ी। तो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र बोलते हैं पूरे मध्य के इलाके को, ये बांटा गया है भौतिक विभाजन में, पूरा मध्य का क्षेत्र। ठीक है, अब इससे नीचे आएंगे हम, तो निचला वाला जैसे ये कौन सा हिस्सा है हमारा, ये आपका सोनभद्र ललितपुर वाला हिस्सा, और ये सोनभद्र वाला हिस्सा, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका है हमारा। ये सभी पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिणी हिस्सा है, लेकिन इसे हम बुंदेलखंड के पठार के रूप में ज्यादा पढ़ते हैं और एग्जाम में भी बुंदेलखंड के पठार से पूछ लेता है।
ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है देखो 3 क्षेत्र हो गए हमारे, एक उत्तर का हो गया, एक मध्य वाला हो गया और एक हो गया दक्षिणी वाला हिस्सा। तो 3 क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अब एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भाई ये बताओ उत्तर प्रदेश में हमारा देखो सहारनपुर से लगा करके जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से लगा करके ये जो पतली सी पट्टी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कुशीनगर तक और महाराजगंज जिले तक, इसे हम भाबर का मैदान, इसे हम क्या बोलते हैं, सहारनपुर से लगा करके यहां तक भाबर का मैदान और इसके अलावा जो पिछला वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं तराई का क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र ही बोलते हैं। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाबर के मैदान उत्तर प्रदेश में कहां पाए जाते हैं, पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। भाबर के मैदान उत्तर प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि सहारनपुर वाले हिस्से में, इस हिस्से में ऊपर वाले में पाए जाते हैं जितने भी जिले हैं। ठीक है। भाबर के मैदान के ही निचली जो पट्टी होती है, निचला जो हिस्सा होता है, भाबर के मैदान से जो नदियां निकल करके नीचे आती हैं, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे भाबर के मैदान ये सब नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। भाबर के मैदान असल में होते कैसे, कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं इन मैदानों में। क्या होते हैं भाई साहब, भैया कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना। और इन कंकड़ पत्थर वाले मैदानों को ही भाबर का मैदान कहा जाता है, जो कि सहारनपुर वाले हिस्से में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से हिस्से में, सहारनपुर वाले हिस्से में सर्वाधिक। अब इन भाबर के मैदानों के थोड़े से नीचे एक पतली सी पट्टी में कौन से मैदान है, तराई का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तराई का क्षेत्र। ठीक है। आप लिखें तो ऐसे भी लिख लेना मेरे साथ साथ, और इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। भाबर का मैदान हो गया साहब, सहारनपुर में उत्तर दे देना। अब इसके नीचे बात करेंगे, और इस हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, मैंने यहां क्यों लिखा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। इस पूर्वी हिस्से में तराई का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। इस वाले हिस्से को तराई का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि भाबर के मैदान के नीचे वाला जो हिस्सा है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नदियां निकल करके नेपाल से आ रही हैं इस क्षेत्र में, छोटी मोटी नदियां। तो जहां सर्वाधिक नदियां बह रही हैं उस क्षेत्र को तराई का इलाका, तराई का मैदान या तराई का क्षेत्र कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जिसमें महाराजगंज आ जाएगा, कुशीनगर आ जाएगा और बहुत सारे जिले आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं, देवरिया है, मऊ है, गाजीपुर है, बलिया है, चंदौली है, ये सभी जिले तराई के क्षेत्र में आते हैं। कौन से में, तराई वाले क्षेत्र में आते हैं सभी जिले। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि भाई देखो, जो भाबर वाला मैदान का क्षेत्र है ना, सहारनपुर वाला, इस हिस्से में सबसे ज्यादा क्या होता है, लीची का उत्पादन होता है यहाँ पे, और संतरे का भी उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा लीची का और संतरे का उत्पादन सहारनपुर में होता है उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में होता है, सहारनपुर में होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनका उत्पादन। ये नोट कर लेना, है ना। और सहारनपुर में कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो उत्तर दे देना, भाबर के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट याद करना। भाबर के मैदानों की जो लंबाई चौड़ाई है वो कहां से कहां तक है, अगर पूछा जाए तो सहारनपुर से लगा करके भाबर के मैदान पाए जाते हैं कुशीनगर तक। जैसे इधर मैंने लिखा है, जैसे देखिए, सहारनपुर से कुशीनगर तक भाबर के क्षेत्र का क्या है, विस्तार है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है ना, भाबर के मैदान के क्षेत्र की, वो तकरीबन 34 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। चौड़ाई की बात कर रहे हैं सिर्फ, लंबाई तो बहुत ज्यादा है, लंबाई तो बहुत होगी। क्यों होगी लंबाई, देखो सहारनपुर जहाँ पे, कुशीनगर जहाँ पे, तो बहुत सारे किलोमीटर का अंतराल है यहाँ से यहाँ तक। चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई को बताया गया है कि 34 किलोमीटर के चौड़ाई में भाबर के मैदान का क्षेत्र फैला हुआ है, सहारनपुर से महाराजगंज और कुशीनगर तक। अब यहां तक तो भाबर का मैदान हो गया। यहां से नीचे जो यूपी का जो पिछला हिस्सा हम पढ़ेंगे ना, यहां तक, यहां से नीचे जितने भी मऊ है, या गाजीपुर है, या बलिया है, या और भी जिले हैं इस तरफ, इन सभी में तराई का क्षेत्र आता है। यहां सबसे ज्यादा नेपाल से निकली हुई नदियां बह रही हैं इस हिस्से में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। और सबसे महत्वपूर्ण इसका पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी नदी, गंडक नदी, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा। ये नोट कर लेना, ये वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको वन लाइन फैक्ट में। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा गंडक नदी बनाती है। इस हिस्से में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाए कि धान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, धान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूर्वी हिस्से में होता है। कौन से हिस्से में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है बच्चा।
कहाँ पे होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भैया, ठीक है, ये नोट कर लेना। और गंडक जो नदी है वो नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आती है। ये उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सी सीमा? पूर्वी। और इसी नदी वाले हिस्सों में धान का उत्पादन होता है बहुत बड़े पैमाने पे। यहीं पर एक जिला है, मैं आपको बता दूं, इसी पूर्वी हिस्से में एक जिला है जिसका नाम है चंदौली। कौन सा जिला है सर? चंदौली डिस्ट्रिक्ट है इसी हिस्से में, बहुत प्रसिद्ध जिला, बनारस से सीमा लगती है इसकी। तो चंदौली जिला को बोलते हैं धान का कटोरा। सबसे पुराना 1957 बिल्कुल यहाँ पे ही है, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पुराना इधर वन्यजीव विहार भी है चंद्रप्रभा के नाम से। बनारस और चंदौली की सीमा लगते हैं दोनों जिलों की, तो वहीं पे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो चंदौली वाला जो इलाका जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जहां गंडक नदी पूर्वी सीमा बना रही है, सबसे ज्यादा खेती वहां के किसान काय की करते हैं? धान की करते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रसिद्ध है धान के उत्पादन के लिए, यानी कि तराई के क्षेत्र में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। आप जानते हैं धान वहीं होगा जहां पानी सबसे ज्यादा होगा, है ना। आमतौर पर धान की बुवाई अगर आप पढ़ोगे धान की फसल के विषय में अच्छे से, तो जब मानसून का समय होता है और खरीफ की फसलों का बोने का समय होता है तभी धान की बुवाई होती है। धान एक खरीफ की फसल का प्रकार है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। और मानसून का समय कब होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो इसी समय धान की बुवाई की जाती है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए, ठीक है। तो धान हमेशा पानी वाले हिस्से में होता है, तराई वाले हिस्से में होता है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। और हमारा भावर वाला इलाका जो ऊपर की बेल्ट वाला भावर वाला इलाका हो गया, ठीक है। सहारनपुर से लगा करके ये ऊपर के हिस्से में भावर वाला है और उसके पूर्वी हिस्से में पूरा तराई का क्षेत्र है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आप। अब आ जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे, इसे याद रखना, रट लेना, कभी भूलोगे नहीं, आपसे पूछ लिया जाए। अब दूसरे हिस्से में आते हैं, ये मैंने बता दिया, लीची और संतरे का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? सहारनपुर में होता है। सहारनपुर में कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो उत्तर दे देना, भावर के मैदान पाए जाते हैं सहारनपुर में, ये वाला आंसर दे देना। भावर के मैदानों का विस्तार कहाँ तक है? तो कुशीनगर तक, महाराजगंज तक ऊपर। ये महाराजगंज ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ तक फैला हुआ है ना, और कुशीनगर तक फैला हुआ है। कुशीनगर के मुख्यालय का नाम है पडरौना, यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे। अब थोड़ा सा और बता दें, गन्ना को क्यों छोड़ें जब इतना धान बता दिया तो आपको। भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन काय के होता है? गन्ने का, भारत के भीतर। तो गन्ना की फसल कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, या कौन सी मिट्टी में होती है सर्वाधिक, है ना। जब हम समझा ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, गन्ने का उत्पादन इस हिस्से में होता है, पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में होता है? उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी हिस्से में होता है, लिख लेना। कौन से हिस्से में होता है? पश्चिमी हिस्से में होता है सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, तो आंसर लगा देंगे मेरे भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। वैसे जिला कभी नहीं पूछता है, क्योंकि एक जिले में नहीं होती है, बहुत सारे जिलों में हो रही है गन्ना की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना की खेती जहाँ होती है, ऐसे मैंने दर्शाया, मान लो यहाँ शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, इन जिलों में गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कौन कौन से जिलों में? जैसे शामली की बात करूँ या मेरठ की बात करूँ, इसे मैं हटा दूँ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, है ना। अगर जिलों की बात करूँ तो शामली है ना, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इन जिलों में सर्वाधिक गन्ना की खेती होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, ठीक है, पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश में, ये पॉइंट नोट कर लेना। पश्चिमी हिस्से में गन्ना सबसे ज़्यादा, पूर्वी हिस्से में धान सबसे ज़्यादा, तराई के क्षेत्र में धान सबसे ज़्यादा, और तराई के क्षेत्र में गन्ना भी होता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इस वाले हिस्से में जो होती है, यहाँ पर यमुना नदी बह रखी होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये हिस्सा आपकी समझ में आया कि जब हमारा उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है वो भावर का मैदान है, और तराई का क्षेत्र है पूर्वी हिस्सा, उत्तरी क्षेत्र भावर का मैदान। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे, जी हमारा उत्तर प्रदेश का दूसरी हिस्सा है जो भौतिक विभाजन किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो मध्य का क्षेत्र है ना, बीच का जो हमारा क्षेत्र है, जिसमें जितने भी जिले आ जाएं, कितने भी आ जाएं, इस बीच के क्षेत्र को गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये आपके सामने लिखा है, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। जैसे दो नदी बह रही हैं,
तो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र हो जाएगा दोआब, उसे कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से निकली गंगा जी, तो इस तरीके से गंगा जी बह रही हैं। कौन सी नदी बह रही है? गंगा जी। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ तक आ गई, मान लो इलाहाबाद तक। अब यहाँ से निकली यमुना जी, यमुना जी ये बह रही हैं। यमुना जी जा करके कहाँ मिली? गंगा जी से। और ये संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है भाई साहब? इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये है यमुनोत्री और ये है हमारी गंगोत्री। अब ये दोनों नदी बह रही हैं, ऊपर गंगा है, नीचे यमुना है। अब इसके जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, ये दोनों नदियों के जो बीच का इलाका है, इसी बीच के क्षेत्र को क्या पढ़ते हैं हम? दोआब क्षेत्र पढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र पढ़ते हैं? दोआब क्षेत्र। ठीक है, इसी वजह से मैंने लिखा गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। अब इस दोआब क्षेत्र में जो मिट्टी हमें मिलती है, उस मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं हम, या कीचड़ मिट्टी बोलते हैं, या बालू मिट्टी बोलते हैं, या बालू मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा पूरा मध्य का क्षेत्र है, जो हमारा मध्य गंगा का क्षेत्र बोलते हैं उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को। ठीक है भाई साहब, आराम से समझते जाना। गंगा और यमुना बहती हैं इस मध्य के क्षेत्र में, और दोआब क्षेत्र से बोलते हैं। इसमें जो मिट्टी बनती है, इस मिट्टी को कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या कीचड़ मिट्टी भी कह देते हैं, या फिर बालू मिट्टी भी कह देते हैं। ये नाम मिल जाएंगे, कॉमन बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसी मिट्टी से निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का। इसी मिट्टी से, इन्हीं से निर्माण होता है, और ये अत्यंत उपजाऊ मैदान कहलाता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान होता है जो हमारा मध्य का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के। ये मध्य का पूरा इलाका है जहाँ गंगा जी बह रही हैं और यमुना जी बह रही हैं। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे लंबी नदी गंगा है। इन दोनों नदियों के माध्यम से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब जलोढ़ का थोड़ा सा मैं बताऊं, देखिए, जैसे जल, धन, ओढ़, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो जल तो पानी समझ रहे हैं आप, पानी के द्वारा निर्मित। ओढ़ का मतलब निर्माण होना या निर्मित। जो पानी से निर्मित मिट्टी है उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ बोलते हैं। जल, धन, ओढ़। कौन सी संधि आ जाएगी इसमें? कौन सी संधि आएगी सर इसमें कंप्यूटर जी? गुण संधि। गलत तो नहीं है? तो हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं गुरुजी इसमें संधि भी लिख दो आप। तो संधि हम कंप्यूटर जी के कहने पर लिख दे रहे हैं। गुण संधि का उदाहरण है ये हिंदी की क्लास हो गई आपकी, ज्योग्राफी के यूपी के साथ साथ, और चेक कर लेना, तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, चिंता ना करो। तो जल, धन, ओढ़ मतलब जलोढ़, पानी के द्वारा जो मृदा निर्मित है, या वर्षा के पानी के माध्यम से जो निर्मित है, उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश के इस वाले इलाके में, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मध्य का मैदान बोलते हैं, या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है, देखिए यहां से समझो कि इस गंगा यमुना की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? मध्य के मैदान की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो पश्चिमी सीमा बनाती है यमुना नदी, पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, अब आपको पता ही है यमुना जी यही तो बह रही है भाई। ऐसे सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना जी, सहारनपुर से प्रवेश करके इस पश्चिमी वाली बेल्ट में, इस पश्चिमी वाले हिस्से में बहती है यमुना जी, और ऐसे बहते हुए बुंदेलखंड से होते हुए इलाहाबाद पहुंच करके गंगा जी से मिल जाती है। ऐसे बह रही है यमुना जी, है ना। तो पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बना रही है? यमुना जी बना रही है। ठीक है, और पूर्वी सीमा कौन सी नदी बना रही है? गंडक नदी बना रही है, जहां धान की खेती हो रही है सबसे ज्यादा। और यहां सबसे ज्यादा कौन सी? गन्ना की खेती हो रही है, जहां से यमुना जी बह रही है, गन्ना की खेती होती है सबसे ज्यादा। और फिर इसके अलावा यहां पर होता है उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा। इस हिस्से में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन। अब ये कौन से हिस्से हैं आलू के उत्पादन के लिए? आगरा या फर्रुखाबाद, यहाँ आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आगरा ले लीजिए, फर्रुखाबाद ले लीजिए, इन हिस्सों में यहाँ आलू की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गंगा यमुना का जो मध्य का क्षेत्र है, इसमें पूरे में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा हो गई। ये इसके नाम है, लिख लेना, कौप मिट्टी, कीचड़ या बालू मिट्टी मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान कहलाता है। इसकी पूर्वी सीमा गंडक नदी बनाती है, इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके पश्चिमी हिस्से में गन्ना और आलू का उत्पादन होता है,
इसके पूर्वी हिस्से में धान का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। ये प्रश्न बन जाते हैं इस तरीके से। मानचित्र के माध्यम से सब समझ जाओगे आप। क्लास को शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप गलत नहीं करोगे कभी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आलू की खेती करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ना का उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। और भारत में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा धान की खेती उत्तर प्रदेश करता है। दूसरे स्थान पर धान की खेती करता है और धान इस हिस्से में होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब ये हमारे दोनों हिस्से कंप्लीट हो गए भाई साहब। अब दोनों हिस्से कंप्लीट होने के साथ साथ एक लाइन और हमने लिखी है आपको समझाने की। देखो, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन गंगा और घाघरा के क्षेत्र में होता है। एक लाइन और बताना भूल गए हम, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती भी उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गोधूम, और गेहूं तद्भव शब्द है, ठीक है। तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन गंगा और घाघरा। घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा जी की, तो इसी हिस्से में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रखा है इन जिलों में जहां जहां गंगा बह रही है और गंगा के साथ घाघरा नदी का संगम है। सबसे ज्यादा गंगा और घाघरा नदी के क्षेत्र में होता है गेहूं का उत्पादन। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब इसके अलावा इस हिस्से में और कौन सी नदियां बहती हैं? देखो, नदी लिखना चाहें तो घाघरा, एक गोमती लिख लेना, शारदा लिख लेना, राप्ती। राप्ती तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है? ये पूर्वी हिस्से में। और कहाँ पे बहती है? गोरखपुर जिले के पास में, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्लास से। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब आ जाते हैं बुंदेलखंड पर। ऐसे आप समझ गए होंगे। बुंदेलखंड पे आ जाते हैं। फसलों के नाम मैंने बता दिए, मिट्टी मैंने बता दी आपको, नदी मैंने बता दी, मध्य का क्षेत्र हो गया हमारा। ये सब मैं लिख करके बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्षेत्र है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा, और 2 नंबर पक्के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना, मानचित्र से रट लेना। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं उत्तर प्रदेश का। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा हो गया हमारा भाबर का। भाबर का ये पूरी ऊपर की बेल्ट भाबर के मैदान की, और हमारा पश्चिमी हिस्सा तराई का। बीच का हिस्सा हमारा गंगा और यमुना का हो गया। गंगा और यमुना बहती हैं, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा हिस्सा जो हो गया हमारा, ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। तीसरे हिस्से को जो बांटा गया है, कौन सा हिस्सा है? बुंदेलखंड का हिस्सा, ठीक है। यानी कि गंगा के मैदानों के दक्षिणी हिस्से में क्या है? बुंदेलखंड का हिस्सा है। भाई ये गंगा के मैदान हो गए जो हमारे पूरे के पूरे। अब इसके हम दक्षिण में आएंगे, साउथ में आएंगे, तो ऐसे तो बोल सकते हैं गंगा यमुना मैदान के दक्षिणी हिस्से में कौन सा है? बुंदेलखंड वाला हिस्सा हो गया। कौन सा हिस्सा हो गया? बुंदेलखंड वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो देखिए बुंदेलखंड वाला हिस्सा, अब यहाँ से ये बुंदेलखंड का हिस्सा है, ठीक है। अब ये कौन सा जिला है? यहाँ पे सोनभद्र है। कौन सा जिला है? यहाँ पे सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब इस सोनभद्र में रामगढ़ की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और सोनपुर की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सोनभद्र जिले में है रामगढ़ की और सोनपुर की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। और यहाँ पे मिर्जापुर एक जिला है, इससे ऊपर मिर्जापुर है, क्योंकि सोनभद्र में से मिर्जापुर बना था। तो मिर्जापुर में, और मैं बता दूं आपको, तो कैमूर की पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ जे मिर्जापुर में स्थित है, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर जिला लिख लेना। कौन सा जिला है? मिर्जापुर। और ये सोनभद्र, सोनभद्र से ऊपर मिर्जापुर है, यहाँ पे इसी हिस्से में, ठीक है। अब ये बुंदेलखंड की सीमा है। यहाँ से मैंने आपको दर्शाने की कोशिश करी है कि ये पूरा का पूरा हमारा जो क्षेत्र है भैया, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है हमारा। अब बुंदेलखंड की जो दक्षिणी सीमा है, ये वाली जो सीमा है, इस सीमा पर हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ मेरे भैया? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड की दक्षिणी सीमा कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं, तो विंध्याचल की पहाड़ियों का विस्तार है भाई साहब। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? विंध्याचल की पहाड़ियों का विस्तार, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। बुंदेलखंड की दक्षिणी सीमा, पॉइंट चाहो तो लिख लेना, दक्षिणी सीमा पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्याचल की पहाड़ियाँ स्थित है। चाहो तो देखो मैं पॉइंट बना के लिख ही दूं, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। प्रश्न ऐसे लिखना है, बुंदेलखंड की दक्षिणी सीमा विंध्याचल की पहाड़ियाँ बनाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं? विंध्याचल की पहाड़ियाँ बनाती हैं। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म आपका। अब इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के?
कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, एक जालौन है बुंदेलखंड में, एक हमीरपुर है, महोबा है, एक बांदा है, चित्रकूट है, झांसी है और ललितपुर है। इन सभी जिलों को बुंदेलखंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभी जिलों को दोबारा देखो, जालौन, एक हमीरपुर हो गया बुंदेलखंड में, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी और ललितपुर, ये सभी जिले मिलाकर के किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत मेरे भैया आते हैं। रट लेना, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, रट लेना इनको, बुंदेलखंड वाले हिस्से को। और ये कैमूर की पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दी, कौन से जिले में स्थित है कैमूर की पहाड़ियाँ? मिर्जापुर में। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए इस बुंदेलखंड वाले जो हिस्सा है ना, ये बुंदेलखंड वाला, ये इन जिलों में बटा हुआ, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में, इनमें बटा हुआ है। अब इनमें अलग अलग उत्पादन होता है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बुंदेलखंड में पॉइंट बना के लिख लेना, अरहर और चना की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अरहर की दाल और चना की दाल सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के भीतर होती है, ये लिख लेना। ये पूरा बुंदेलखंड का पठार है जो पूरा का पूरा लगा के ललितपुर से, ये कौन सा जिला है? ललितपुर है। ये कौन सा जिला है भैया? ललितपुर। ललितपुर से, ये ललितपुर है, ललितपुर से लगा करके सोनभद्र, ये सोनभद्र है। सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। और ललितपुर के तीनों तरफ अगर देखें तो कौन सा राज्य लगा हुआ है? एमपी लगा हुआ है। ललितपुर के तीनों ओर से एमपी की सीमा गिरी हुई है और जहाँ 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है सोनभद्र से। 4 राज्यों में यदि हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र से लगी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। सोनभद्र के नीचे अगर इस हिस्से में बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। यहाँ पे कौन सी सीमा लगी हुई है? छत्तीसगढ़ की सीमा लिख लेना, मैंने अंकों में छत्तीसगढ़ लिख दिया है। छत्तीसगढ़ की सीमा इसके दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, सिंगरौली नामक इलाका एक सोनभद्र के अंतर्गत ही पड़ते हैं उसे, है ना। अब ये पॉइंट हो गया। अब सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में जो उत्पादन होता है मैं बता रहा था, अरहर और चना, ये दोनों पॉइंट लिख लेना। बुंदेलखंड के अंतर्गत कहीं पे भी लिख लो आप, किसका उत्पादन होता है? एक अरहर की दाल सबसे ज़्यादा किसान करते हैं वहाँ पे, और एक चना की दाल सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हल्दी का उत्पादन भी बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा होता है। हल्दी भी बुंदेलखंड में होती है, चना भी बुंदेलखंड में, अरहर भी बुंदेलखंड में। ये सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में होती हैं। ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, और ये दक्षिणी हिस्सा जो है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियों की सीमा है। ये जिले भी रट लेना बुंदेलखंड के। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए। अब इसमें से मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है और यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। 3 स्तरों में भौतिक विभाजन मैंने बता दिया, फिर एक बार आप देख लो। ऊपर का क्षेत्र भाबर का मैदान, सहारनपुर से शुरू होकर के महाराजगंज तक। इसके नीचे का पूर्वी क्षेत्र का पूरा हिस्सा तराई का क्षेत्र, जहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। गंडक नदी पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, दूसरे क्षेत्र में आएंगे तो गंगा और यमुना या मध्य गंगा मैदान का क्षेत्र है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी पश्चिमी सीमा यमुना बनाती है। इसके ऊपर वाले हिस्से में गन्ना होता है और इसके नीचे वाले हिस्से में आलू का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के तीसरे हिस्से को बुंदेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? बुंदेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं। छाप लेना, इसी तरीके से नोट कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से बाहर ना जाएगा और ना कभी गलत होगा। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने आधार पर पढ़ाया मैंने? 3 आधारों पर। एक सहारनपुर से कुशीनगर तक, एक गंगा यमुना का क्षेत्र और तीसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार निःशुल्क एवं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं है। और अपने मित्रों के, दोस्तों के, कलीग्स के साथ जो भी जान पहचान वाले हों, मिलने वाले हों या मिलने वाली हो, सभी के पास शेयर करो अपने चैनल को। शिक्षा की बात करो, शिक्षा का दीप जलाते रहो और दूर दूर तक पहुँचाते रहिए। अगली क्लास में इसी हिसाब से हम मिलेंगे, मानचित्र के माध्यम से भी पढ़ाएंगे बहुत सारी चीज़ों को। इस क्लास को तब तक आप पढ़िए। फिर भी कोई दिक्कत आपको समझने में लगी हो, कहीं कुछ है नहीं इसमें समझने को, मैंने 3 विस्तार बताए यूपी के, बस और कुछ नहीं है। ऊपर वाला क्या है, बीच का क्या है और दक्षिण में क्या है। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न, उसका जवाब अगली क्लास में दिया जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें चैनल को, क्लास को, और लाइक करना ना भूलें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। करो बंद।